आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम MHI 106 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिस पेपर का नाम है भारत के विभिन्न युगों के दौरान सामाजिक संरचना का विकास। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु कौन से प्रमुख स्रोत हैं? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, बताएंगे कि इसमें है अपना पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जिसमें क्या क्या आते हैं। एक होता है स्थापत्य और अवशेष, जैसे मंदिर, स्तूप, मूर्ति, महल, किले, है ना। तो क्या 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 चीज़ें, जो भवन जो मिले हैं वो सब किस में आते हैं, अपने आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोतों में। और मुद्राएं और सिक्के, शासन की आर्थिक स्थिति, कला और धर्म की जानकारी इनसे हमें मिलती है। अवशेष और समाधियों की बात करें तो जीवन शैली और सामाजिक व्यवस्था का पता चलता है। उपकरण और बर्तन भी मिले हैं ना कुछ, उससे क्या तकनीकी प्रगति और दैनिक जीवन का पता चलता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा है अपना साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेस। इसमें अपने धार्मिक ग्रंथ हो गए, जैसे वेद, उपन्यास, ब्राह्मण और आरण्यक, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, जैन और बौद्ध ग्रंथ जिसमें आती हैं अपने त्रिपिटक, अंग और कल्पसूत्र, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य का मनुस्मृति, जातक कथाएं और राज तरंगिणी, कल्हड़ की और मिलिंद पन्हो। अभिलेख स्रोत शिलालेख और स्तंभलेख, ताम्रपत्र लेख, है ना, और अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभलेख, भूदान अभिलेख, भूमि व्यवस्था की जानकारी जो देते हैं, है ना। स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभ होते थे जिसपे राजाओं के युद्धों के बारे में लिखा होता था। ऐसे ही शिला होते थे, शिलालेख होते थे जिसमें पत्थर पर गुदवाया जाता था, वो भी राजाओं की प्रशंसा में ही, उनकी विजय प्रशंसा में ही। विदेशी यात्रियों के विवरण, मेगस्थनीज की इंडिका है, जैसे आह्वान, हेनस्वांग, इत्सिंग, ये सब क्या थे, विदेशी यात्री थे। और रोमन और ग्रीक स्रोत मिले हैं, इसके विवरण से सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। और सिक्के, विभिन्न राजवंशों के सिक्कों से शासन, अर्थव्यवस्था, कला और व्यापार संबंधी जानकारी मिलती है। कुषाण, सातवाहन, गुप्त और मौर्य वंश के सिक्के इसमें महत्वपूर्ण हैं। तो संक्षिप्त में बताएं तो प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने हेतु पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और सिक्के एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये सभी स्रोत आपस में पूरक होकर प्राचीन भारतीय समाज, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या सोर्सेज हैं जो जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। फिर अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना, इसकी शहरी पद्धति व लोकाचार को परिलक्षित करती है? चर्चा कीजिए। तो इसमें हम बताएंगे उनकी शहरी पद्धति और शहर बसाने का तरीका। शहर अच्छी योजना से बनाए गए थे, सीधी सड़कें और ईंटों के मकान थे, हर घर में नालियां और पानी की निकासी की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का स्नानघर दिखाता है कि लोग सामूहिक स्नान और सफाई को महत्व देते थे। शहरों में ऊंचा किला क्षेत्र शासकों और पुजारियों के लिए और नीचे का क्षेत्र आम लोगों के लिए था। तो शहर दो दो क्षेत्रों में बटे हुए थे, ऊंचा क्षेत्र और नीचा क्षेत्र। ऊंचा किला क्षेत्र था वो शासकों और पुजारियों के लिए था, नीचे आम लोग रहते थे। कारीगरों के लिए अलग क्षेत्र बनाए गए थे। ऐसे ही लोकाचार और रहन सहन और
साफ सफाई का बहुत महत्व देते थे। सभी जगह एक जैसे धर्म और पूजा पद्धति दिखती है। व्यापार में सभी लोग भाग लेते थे, जिससे समाज में आपसी सहयोग बना रहता था। लेखन और मोहरों का इस्तेमाल व्यापार और रिकॉर्ड रखने के लिए करते थे। निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में समाज का ढांचा, शहर बनाने की पद्धति और उनकी सोच एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। उनका साफ सुथरा और व्यवस्थित जीवन उनके समाज की सोच और व्यवस्था को दिखाता है। धर्म, व्यापार, साफ सफाई और व्यवस्था पर जोर उनके समाज के लोकाचार का हिस्सा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारिक संघों एवं श्रमिक निकायों की भूमिका व कार्य क्या थे, ये बताना है। व्यापारिक संघों और श्रमिक निकायों के। तो व्यापारिक संघ व्यापारियों का समूह जो व्यापार और सुरक्षा के लिए संगठित होते थे, और श्रमिक निकाय श्रेणियां कारीगरों और श्रमिकों का संगठन जैसे बुनकर, कुम्हार, सुनार आदि का समूह होता था। उदाहरण के रूप में बताते हैं, दक्षिण में नंदेशी, मणिग्रामम, एवोले जैसे व्यापार संघ। तमिल क्षेत्र में नट्टार नगरम जो व्यापार और सामाजिक कार्य देखते थे। कार्य और भूमिका बताएं इनकी। तो आर्थिक क्षेत्र में व्यापार को सुरक्षित और संगठित करना, व्यापार में माल के दाम और गुणवत्ता को तय करना, फिक्स कर देते थे क्या उसका दाम रहेगा और कितनी गुणवत्ता रहेगी। और दूर दराज के व्यापार में काफिले की सुरक्षा कर व्यवस्था में मदद करना, सामान को इधर उधर पहुंचाने में भी। और विदेशी व्यापार, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में भाग लेना। और श्रमिक निकायों के कारीगरों की मजदूरी और उत्पादन की गुणवत्ता को निर्धारित करना। अगर सामाजिक क्षेत्र में इनकी भूमिका देखें तो सड़क, तालाब, मंदिर, धर्मशाला का निर्माण करवाना, सामुदायिक दान और सामाजिक उत्सव में योगदान देना, जरूरतमंद सदस्यों की सहायता करना और मंदिरों को दान देना और अनुष्ठानों में भाग लेना। वहीं अगर प्रशासनिक क्षेत्र में इनकी भूमिका देखें तो कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करना और व्यापार कर देने पर प्रशासन की सहायता करना। कई जगह स्थानीय प्रशासन में भी इनका प्रभाव रहता था। व्यापार मार्गों और बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना भी इनका काम था। इनके महत्व की बात करें तो व्यापार और कारीगर गतिविधियों में स्थिति और सुरक्षा लाना और उत्पादन की गुणवत्ता और मानक तय करना और व्यापारिक वर्ग और कारीगरों को सामाजिक सम्मान दिलाना, सामुदायिक विकास और सार्वजनिक कार्यों में योगदान देना और राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थानीय सत्ता में प्रभाव को बनाए रखना भी इनका काम था। तो इनका सबसे ज़्यादा काम क्या देखा गया, इनका काम क्या था, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने में इनका एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें ये व्यापार में माल की गुणवत्ता, माल का शुल्क और माल को इधर उधर पहुंचाने में और व्यापार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता था। और यहाँ तक कि श्रमिकों को सुरक्षा देने का काम भी ये करते थे। और क्या करते थे, और ऐसे काम करते थे जिससे कि व्यापार का विकास हो सके। आई होप समझ आया होगा। इसके निष्कर्ष में हम लिख देंगे कि प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापारिक संघों और श्रमिक निकायों ने व्यापार, उत्पादन, सामाजिक विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने व्यापार और शिल्पकला को बढ़ावा दिया, सामाजिक कार्यों में भाग लिया और आर्थिक स्थिरता में योगदान किया। अब अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रारंभिक मध्यकालीन समाजों में मंदिर की भूमिका पर चर्चा करो। तो धार्मिक केंद्र क्या है, मंदिर पूजा, अनुष्ठान और धार्मिक गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था वो यहाँ पे त्योहार, यज्ञ और उत्सव आयोजित होते थे। यह समाज में धार्मिक एकता और आस्था को मजबूत करता था। सामाजिक केंद्र की बात करें तो मंदिर में लोग एकत्रित होकर चर्चा, सभा और फैसले लेते थे।
विवाह, सामाजिक उत्सव, शिक्षा और कला से जुड़े कार्यक्रम भी यहीं होते थे। यात्रा कर रहे लोगों और गरीबों को आश्रय और भोजन भी मंदिर प्रदान करते थे। शिक्षा और संस्कृति का केंद्र, मंदिरों में पाठशालाएं चलती थी जहां वेद, शास्त्र और अन्य विधाएं पढ़ाई जाती थी। नृत्य, संगीत और मूर्तिकला जैसी कलाओं का संरक्षण भी मंदिर करते थे। कलाकार और शिल्पकार मंदिर निर्माण और सजावट में शामिल होते थे। अगर आर्थिक केंद्र के रूप में देखें तो मंदिरों को भूमि, धन और उपज का दान प्राप्त होता था। मंदिर अपनी भूमि से कृषि कर वसूलते थे और व्यापारियों और व्यापारिक संघों द्वारा मंदिरों को दान दिया जाता था। कई बार मंदिर व्यापारिक गतिविधियों में भी निवेश करते थे। अगर राजनीतिक महत्व की बात करें तो राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कर अपनी प्रतिष्ठा और सत्ता को मजबूत किया। मंदिर राजनीतिक शक्ति के प्रदर्शन का माध्यम भी बनते थे। मंदिर के पुजारी और प्रबंधक कई बार प्रशासन में भी अपनी भूमिका निभाते थे। तो इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि प्रारंभिक मध्यकालीन समाज में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। उन्होंने समाज में एकता, सांस्कृतिक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है मध्यकालीन उत्तर भारत में ग्रामीण अभिजातियों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखनी है। ग्रामीण अभिजात कौन होते थे? जमींदार, मुखिया, चौधरी, फोर्थ और ग्राम प्रधान, जो गांव के बड़े और प्रभावशाली लोग थे। ये लोग भूमि के बड़े हिस्से के मालिक होते थे। राज्य को कर देने और कर इकट्ठा करने में मदद भी करते थे। उनकी सामाजिक स्थिति, समाज में ऊंचा दर्जा और सम्मान प्राप्त था। जाति आधारित श्रेष्ठता भी इनके दर्जे को मजबूत करती थी। धार्मिक गतिविधियों और मंदिरों के संरक्षण में ये भाग लेते थे। आर्थिक भूमिका की बात करें तो गांव की भूमि का बड़ा हिस्सा उनके पास होता था। किसानों से भू राजस्व वसूल कर राज्य तक पहुंचाना, कृषि उत्पादन और गांव की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना, कृषि कार्य में किसानों को साधन या बीज देना और उससे लाभ लेना, ये क्या था इनका काम। प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो गांव में विवाद निपटाना और व्यवस्था बनाए रखना, शांति और सुरक्षा निश्चित करना और स्थानीय शासन में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करना भी इनका काम था। उनकी प्रकृति की विशेषताओं की बात करें तो राज्य से जुड़ा और उसके अधीन कर वसूली और कानून व्यवस्था बनाए रखना। स्वायत्तता की बात करें तो कई मामलों में अपने स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति भी इनके पास होती थी। उत्पादन और कर वसूली का नियंत्रण गांव की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। ये यहाँ तक कि अब सामाजिक वर्चस्व, जाति, भूमि और धन के कारण ग्रामीण समाज में इनको बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त होता था। धार्मिक भूमिका की बात करें तो मंदिर और धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग और दान देते थे। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि मध्यकालीन उत्तर भारत में ग्रामीण अभिजात्य भूमि और कर व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली वर्ग थे। वे राज्य और गांव के बीच कड़ी बनकर प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से, बहुत इजी है। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है पश्चिम भारत में राजपूत कबीलों व संघों को बीडी चट्टोपाध्याय और नॉर्मन जिगलर ने किस प्रकार देखा, इसके बारे में हमें बताना है। तो इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि मध्यकाल में राजस्थान और पश्चिम भारत में कई राजपूत कबीले और उनके संघ बने। इनका उद्देश्य भूमि, किले और इलाकों पर नियंत्रण रखना और अपनी सत्ता बढ़ाना था। ये कबीले आपस में रिश्तेदार होते थे और उनके बीच सहयोग और संघर्ष दोनों होते थे। कभी सहयोग की भावना तो कभी संघर्ष की भावना।
बीडी चट्टोपाध्याय का दृष्टिकोण, राजपूत कैसे बने। चट्टोपाध्याय मानते हैं कि राजपूत कोई जन्मजात जाति नहीं थी। अलग अलग जातियों और योद्धा समूहों ने युद्ध और भूमि हड़पने और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए एक पहचान बनाई, जिसे राजपूतीकरण कहा गया। धीरे धीरे इन्होंने खुद को वीर योद्धा वर्ग के रूप में स्थापित किया। भूमि और सत्ता पर नियंत्रण, राजपूत कबीले जमीन पर कब्जा करते और गांवों से कर वसूलते थे। उनके संघ ने गांव और इलाकों में अपनी सत्ता मजबूत की। सांस्कृतिक समाज, इन्होंने अपनी वंशावली और वीरता की कहानियां फैलाई, जिससे समाज में उनकी जो है उनका ओहदा जो है वो ऊंचा हो गया। मंदिर बनवाने और दान देना और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए ये साधन बने। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि बीडी चट्टोपाध्याय ने राजपूतों को एक सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम माना, जिन्होंने युद्ध, भूमि नियंत्रण और सांस्कृतिक प्रतीकों से अपने आप को अभिजात वर्ग में बदला। इसी पर नॉर्मन जिगलर का दृष्टिकोण देखें तो राजपूत संघों पर जोर। जिगलर ने कहा कि राजपूत कबीले संघ बनाकर रहते थे। ये संघ इलाके और किले पर कब्जा करते और मिलकर प्रशासन चलाते थे। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता सिर्फ एक राजा के हाथ में नहीं बल्कि कई कबीलों में बटी रहती थी। यह विकेंद्रीकृत शक्ति प्रणाली थी। सहयोग और संघर्ष की बात करें तो कबीले आपस में लड़ते भी थे, लेकिन जब बाहर से हमला होता था तो ये एक होकर क्षेत्र की रक्षा भी करते थे। प्रशासन और कर व्यवस्था की बात करें तो संघों के नेता किसानों से कर इकट्ठा करते और कानून व्यवस्था बनाए रखते। स्थानीय प्रशासन में इनकी अहम भूमिका रहती थी। इसके निष्कर्ष में देखेंगे तो जिगलर ने राजपूत संघों को पश्चिम भारत की राजनीति में विकेंद्रीकृत सत्ता और स्थानीय नियंत्रण का एक प्रमुख उदाहरण माना, और इन दोनों को मिला के इसका निष्कर्ष है बीडी चट्टोपाध्याय राजपूत एक बनाई गई सामाजिक और राजनीतिक पहचान थी। इन्होंने युद्ध, भूमि कब्जा और संस्कृति के माध्यम से खुद को अभिजात वर्ग में बदला। और नॉर्मन जिगलर कहते हैं कि राजपूत संघ और कबीले क्षेत्रीय सत्ता और प्रशासन में मजबूत इकाई थे। इनकी सत्ता विकेंद्रीकृत और सहयोगी थी। दोनों इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत कबीले और संघ पश्चिम भारत में सत्ता और समाज के महत्वपूर्ण हिस्से थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में जाति पर चर्चा कीजिए। अब हम जातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि है कि औपनिवेशिक भारत यानी कि 1757 से 1947 में जाति पहले से भारतीय समाज में मौजूद थी, पर अंग्रेजों की नीतियों ने इसे नई दिशा दे दी थी। अंग्रेजों ने शासन और प्रशासन में जाति का इस्तेमाल सामाजिक वर्गीकरण और नियंत्रण के उपकरण के रूप में किया था। उन्होंने क्या किया था? फायदा उठाया था, समाज को बांटा जिससे एकता खत्म हो जाए और उस पर ये अच्छे से नियंत्रण कर पाए। अंग्रेजों द्वारा जाति की पहचान और वर्गीकरण की बात करें तो जनगणना में वर्गीकरण किया। 1871 से शुरू हुई जनगणना में जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया। इससे जातियों की कृत्रिम सीमाएं और कठोरता बढ़ गई। सामाजिक श्रेणीकरण, जातियों को ऊंच नीच में बांटकर प्रशासन में उपयोग किया गया। जाति आधारित पहचान से कौन किस पद पर नियुक्त होगा ये भी तय किया जाने लगा था। और भूमि और जाति की बात करें तो जमींदार और कृषक वर्ग में जाति का प्रभाव देखो। अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था जमींदारी और रैयतवाड़ी और महलवाड़ी ने उच्च जातियों को जमींदारी अधिकार दे दिए और निम्न जाति मजदूर और खेतीहर बनकर रह गए। भूमि स्वामित्व में असमानता बढ़ी, जिससे जाति आधारित सामाजिक असमानताएं और मजबूत हो गई। जाति और राजनीति की बात करें तो सामाजिक सुधार और जाति आंदोलन। औपनिवेशिक काल में जाति सुधार आंदोलन जैसे ज्योतिबा फूले, पेरी और अंबेडकर आदि द्वारा शुरू हुए।
जाति आधारित संघ बने, जैसे गैर ब्राह्मण आंदोलन बने। उन्होंने शिक्षा और रोजगार में अधिकार मांगे। आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात करें तो 1932 के कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की बात हुई। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल नीति के तहत जाति का उपयोग समुदायों में फूट डालने के लिए किया। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी ना उन्होंने। और जाति व्यवस्था की कठोरता की बात करें तो औपनिवेशिक व्यवस्था में जातियों को एक स्थायी पहचान दे दी। जाति आधारित पेशे, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर आदि और सामाजिक सीमाएं और कठोर हो गई। जाति से उभरने के अवसर सीमित हो गए। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि औपनिवेशिक भारत में जाति पहले से मौजूद थी, लेकिन अंग्रेजों की जनगणना, भूमि व्यवस्था, कानून और प्रशासनिक नीतियों ने इसे और अधिक कठोर और वर्गीकृत कर दिया। जाति सामाजिक असमानता और भेदभाव का कारण बनी रही। इस दौर में जाति सुधार आंदोलन भी हुए, जिससे जातिगत जागरूकता और अधिकारों की मांग भी तेज हुई। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल के तहत जाति का राजनीतिक उपयोग कर शासन को मजबूत बनाए रखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब एकता देश की खत्म हो जाती है तो क्या होता है, फिर ऐसे ही रूल करता है जो वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर क्या करता है, राज करता रहता है और लोग आपस में ही लड़ते रह जाते हैं। अपना अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के क्या प्रमुख आयाम थे, इसके बारे में बताना है। तो पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि 19वीं सदी में भारत में अंग्रेजों का शासन था। देश में सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेदभाव, विधवा उत्पीड़न, अंधविश्वास, महिला अशिक्षा जैसी समस्याएं फैली हुई थी। पश्चिमी शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रभाव बढ़ने से सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। सामाजिक और आर्थिक सुधार आंदोलनों के उद्देश्यों की बात करें तो भारतीय समाज को कुरीतियों से मुक्त करना, धार्मिक आडंबर और अंधविश्वास को खत्म करना, महिलाओं की स्थिति सुधारना, जातिवाद को चुनौती देना और भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण और आत्मसम्मान की रक्षा करना। प्रमुख आयाम की बात करें तो धार्मिक सुधार, ईश्वर की एकता और मूर्ति पूजा का विरोध करना, धर्म के मूल और नैतिक सिद्धांतों पर बल देना, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और पाखंड का विरोध करना। ईश्वर की एकता पे बल देते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसका। उदाहरण में बताएं तो ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, वो एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार में विश्वास करता था। किसमें? एक ईश्वर में। वैसे ही आर्य समाज जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, वो वेदों की ओर लौटने का आह्वान करते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध ये भी करते हैं। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद द्वारा ही था, ये धार्मिक सहिष्णुता और सेवा की ओर जोर देते हैं। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार के लिए बना। सामाजिक सुधार की बात करें तो सती प्रथा उन्मूलन राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में प्रतिबंधित हुआ। बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन हुआ और महिला शिक्षा पर बल दिया गया। जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध हुआ। बालिका शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, जिसमें ईश्वर चंद और विद्यासागर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दलितों के लिए सामाजिक सुधार जो ज्योतिबा फूले का सत्यशोधक समाज, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा दिलाना, सामाजिक बंधनों से मुक्ति के लिए प्रयास किए गए। विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाना, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया गया। शिक्षा और आधुनिक विचारों का प्रसार, अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा को अपनाने का आग्रह किया गया। तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्रेस और पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का प्रचार हुआ। पश्चिमी प्रभाव और भारतीय पुनर्जागरण,
पश्चिमी शिक्षा, मानवतावाद और लोकतंत्र के विचारों से प्रेरणा मिली। भारतीय संस्कृति और गौरव का पुनर्जीवन, आत्मसम्मान और भारतीयता पर बल दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय समाज में जागरूकता और आत्मसम्मान बढ़ा। कई सामाजिक बुराइयां समाप्त या कम हुई। शिक्षा और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। भारतीय समाज में आधुनिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए सामाजिक आधार तैयार हुआ। और इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय समाज में सुधार, आधुनिकता, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और धार्मिक पुनर्जागरण के आयाम स्थापित किए। इन आंदोलनों ने समाज की कुरीतियों से मुक्त करने और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक सशक्त बौद्धिक और सामाजिक आधार तैयार करा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या हुए थे सुधार। महिला सशक्तिकरण पे बात की गई थी, महिलाओं की शिक्षा पे बात की थी। ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाई थी। फिर धार्मिक सुधारों की बात की गई थी, जैसे आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई ना। स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी और आधुनिकता भी बढ़ी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपना अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में सामाजिक संरचनाओं पर टिप्पणी कीजिए। इसकी पृष्ठभूमि में लिखेंगे कि उत्तर पूर्वी भारत में असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जहां जनजातीय समाज की प्रधानता थी, जिनकी अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचनाएं थी। अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों में प्रवेश कर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया। पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं, समाज कबीलाई संरचना पर आधारित था। जमीन और जंगल सामूहिक स्वामित्व में थे। ये लोग ज्यादातर जंगलों में ही तो रहते थे। प्रमुखता प्रमुख या ग्राम सभा की होती थी। झूम खेती जो है वो ऐसी सामूहिक कृषि पद्धतियां थी। समुदाय आधारित सामाजिक सहयोग और आत्मनिर्भरता। औपनिवेशिक हस्तक्षेप और प्रभाव की बात करें तो भूमि व्यवस्था में बदलाव। अंग्रेजों ने भूमि सर्वे और कर व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। सामूहिक स्वामित्व में हस्तक्षेप से पारंपरिक नियंत्रण कमजोर हुआ। झूम खेती पर नियंत्रण लगाने और राजस्व वसूली से जनजातीय जीवन प्रभावित हुआ। मिशनरी गतिविधियों की बात करें तो ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा और धर्मांतरण का कार्य शुरू किया। इससे समाज में नई शिक्षा पद्धति और धार्मिक बदलाव आए। कुछ जनजातियों ने ईसाई धर्म को अपनाया, जिससे पारंपरिक विश्वासों में बदलाव आया। प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव की बात करें तो अंग्रेजों ने एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज घोषित कर इन क्षेत्रों को अलग प्रशासनिक व्यवस्था में रखा। परंपरागत मुखिया और परिषद की शक्तियां सीमित हो गई। सामाजिक संरचना पर प्रभाव की बात करें तो पारंपरिक सत्ता ढांचे में परिवर्तन पारंपरिक सत्ता के जो ढांचा था उसमें परिवर्तन किया गया। मिशनरी शिक्षा से साक्षरता और आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। मिशनरियों ने क्या किया? साक्षरता से क्या करा? आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। धार्मिक संरचना में बदलाव किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपना धर्म यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। सामुदायिक सहयोग की जगह व्यक्तिवाद और नकद अर्थव्यवस्था का प्रवेश हुआ और कुछ जनजातियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह भी किए, जैसे खासी का विद्रोह था ना, मिज़ो विद्रोह भी हुआ था। सामाजिक संरचना में उत्पन्न चुनौतियां क्या क्या थी? आर्थिक शोषण, कर वसूली और वन कानूनों के कारण जीवन कठिन हो गया था उनका, क्योंकि उनका तो जीवन ही वनों पर आधारित था। सांस्कृतिक बदलाव की बात करें तो मिशनरी प्रभाव और शिक्षा के कारण नई सामाजिक सोच आई, जिससे पारंपरिक व्यवस्थाएं कमजोर हो गई। राजनीतिक नियंत्रण की बात करें तो स्थानीय नेतृत्व कमजोर और ब्रिटिश प्रशासन मजबूत हुआ।
आत्मनिर्भरता में कमी आई। पारंपरिक अर्थव्यवस्था में बदलाव से निर्भरता बढ़ी। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि औपनिवेशिक शासन ने उत्तर पूर्वी भारत की पारंपरिक सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। सामूहिक भूमि स्वामित्व, कबीलों की सत्ता और पारंपरिक व्यवस्थाओं में बदलाव आया। मिशनरी शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रसार से सामाजिक और धार्मिक जीवन में परिवर्तन हुए। ब्रिटिश प्रशासनिक हस्तक्षेप ने सामाजिक संरचना को कमजोर कर आधुनिकता और परंपरा के टकराव की स्थिति उत्पन्न की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो अगर और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे ऐसे लगा कि आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए तो मैं उसे डिस्कस करूँगी। अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो इस पे आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहे जीके बैंक।